दोस्तों ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था और इस चीज़ के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है। लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है और वह एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन उसे किल कर देता है तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बना लेता है। और दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा कमाल की है और आप इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस जबरदस्त सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है रात को जब वो अटैक हुआ था तो मैंने उस असैसिन की प्रेजेंस को कंप्लीट महसूस कर लिया था, लेकिन मैं हमारी कमांडर उसकी प्रेजेंस को मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। शायद मुझे अपने सेंसेस पर थोड़ा और काम करना होगा। जिसके बाद एनक्रीड अपने सामान को लेकर यहाँ से जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है मैं अब कंप्लीट रिकवर हो चुका हूँ तो मुझे अब अपनी स्क्वाड में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इस बात कोई पर्सन उससे बोलता है आखिर तुमने मुझे सेव क्यों किया? और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वेजिनेस होता है जो कि बुरा होता है। तुम जब से इस जगह पर मौजूद हो मैंने कभी भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मैं हमेशा ही तुम्हें बुरा भला बोलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो एनक्रीड बुरा होता है आखिर ये किस तरह का सवाल है? क्या हमें किसी पर्सन की जान बचाने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो वहां से चलता हुआ जा रहा होता है। लेकिन एनक्रीड की बात सुनकर वेजिनस काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है तुम सच में बिल्कुल सेल्फलेस हो, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को हम सोल्जर्स में नहीं होना चाहिए था। तो यह सुनकर एनक्रीड बुरा होता है आखिर अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वेजिनस बोलता है सभी लोगों का कहना है कि हमारी ये जो बेस है ये बहुत ही ज्यादा मनहूस है, क्योंकि वॉर में हमेशा ही इस बेस में से ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रंगना का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो किसी को गाली देते हुए बुरा होता है कमीने बारबेरियन तो सच में आज मेरे हाथों से मरना चाहता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि उसके सामने रैम खड़ा होता है जिसे वो बहुत ही जोर से धक्का मारता है और इस चीज की वजह से रैम को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो रंगना को हवा में उठा लेता है और वो बुरा होता है आखिर तूने मुझे गाली कैसे दी, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इनसे काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो भागते हुए बुरे होते हैं। प्लीज कोई इन लोगों को रोको, आखिर इन लोगों का स्क्वाड लीडर कहाँ पर है? कोई उन्हें बुला कर लाओ वरना ये लोग आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस वक्त रैम रंगना को एक टेंट के ऊपर फेंक देता है जिससे वो टेंट खराब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त रंगना बहुत ही तेजी से रैम के सर पर एक लकड़ी के डब्बे के साथ अटैक करता है। लेकिन रैम क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो रंगना के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और वो उसे दोबारा से दूर फेंक देता है। और इससे वो अपनी कुल्हाड़ियों को निकाल लेता है और वो बुरा होता है कुत्ते आज तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि रंगना ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वह बुरा होता है कमीने बारबेरियन आज मैं तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एनक्रेडिबल भी मौजूद होता है जो कि इन लोगों की लड़ाई को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस जगह के बारे में तो मुझे नहीं पता कि ये मनहूस है या नहीं, लेकिन मेरे स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा मनहूस है क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर नहीं होता ये आपस में इसी तरह फाइट करते रहते हैं और बाद में कंपनी के कमांडर को मुझे जवाब देना पड़ता है। ये लोग सच में मुझे मेरी नौकरी से निकलवाएंगे। और इस वक्त एनक्रीड इनसे बोलता है तुम दोनों बस करो, क्या तुम्हारे पास आपस में फाइट करने के अलावा और कोई भी काम नहीं है? तो एनक्रीड को यहाँ पर देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ रैम बोलता है स्क्वाड लीडर तू अभी भी जिंदा है, मुझे तो लगा तुम मर गया होगा। लेकिन एनक्रीड बोलता है अपनी बकवास बंद करो और लड़ना बंद करो वरना कंपनी की कमांडर हम सभी को कंपनी से निकाल देंगी। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एनक्रीड हमें बता रहा होता है मुझे अपनी स्क्वाड में वापस आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी मिशन नहीं मिला है इसलिए मैं अभी फ्री हूँ। लेकिन इस दौरान में मैंने अपने सेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और अब मुझे लगता है कि मेरे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं। और इसी वक्त एनक्रीड अपनी आंखों को ओपन करता है और वो बोलता है जैक्सन आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है मुझे लगा तुम सो रहे हो, लेकिन सच में तुमने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, तुम अब पहले से काफी ज्यादा शार्प हो चुके हो। जिसके बाद एनक्रीड अपने बिस्तर से खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है वेल इसका क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है क्योंकि तुमने मुझे काफी अच्छे से टीच किया था और इसलिए मैं अपनी सेंसेस को शार्प कर पाया हूँ। जिसके बाद जैक्सन बोलता है तुम अभी उठे हो तो तुम जा कहाँ पर रहे हो? तो एनक्रीड बोलता है मेरी बॉडी अब कंप्लीट रिकवर हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड पुलअप्स लगा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि एनक्रीड ने यहाँ पर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रेन किया हुआ है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन स्किल्स को सीखा है, लेकिन मैं सिर्फ स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपनी एक्सरसाइज करने के बाद वापस आ रहा होता है। लेकिन इस
इसी वक्त उसे एक पत्थर के नीचे से आवाज आती है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर तुम वापस आ गए, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी सतह में दिखाया जाता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ऑडिन मौजूद होता है, जिसने इस बहुत ही बड़े पत्थर को अपनी पीठ के ऊपर रखा हुआ होता है और वो यहाँ पर पुशअप्स लगा रहा होता है। और इसी के साथ ऑडिन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज करने के बाद वापस आ रहे हो। और ऐसे वो उस पत्थर को जमीन पर रख देता है और वो एनक्रीड के सामने खड़ा हो गया होता है, लेकिन एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें यहाँ पर ऑडिन को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी बॉडी एनक्रीड से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वह बुरा होता है। एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सको, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा सामना एक फ्रॉग से हुआ था और उसके किक की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम अपनी बॉडी को सही से ट्रेन नहीं कर पा रहे तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन साइज में ही बड़ा नहीं है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे स्क्वाड में सबसे पावरफुल पर्सन यही है। और वो बुरा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग को देखकर लग रहा है कि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा क्रूअल है। इसके बाद हमें नेक्स्ट इनके टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेम ने रंगना को उसके बिस्तर से नीचे फेंक दिया होता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, कुत्ते तू अभी तक सो रहा है, क्या तुझे याद नहीं कि आज का खाना तुझे बनाना है। लेकिन इस बाद हम रेम को देखते हैं जो कि चलता हुआ अपनी स्वॉर्ड के पास चला गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बहुत तेजी से रेम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, बेवकूफ, अगर तुझे कुछ खाना ही है तो जाकर जानवरों का गोबर खा, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। लेकिन इसी बाद रेम ने भी अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली होती है और वो बुरा होता है, क्या कहा तूने, एक बार फिर से बोल। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि यहाँ पर एनक्रीड और ऑडिन आगे होते हैं और एनक्रीड बुरा होता है, क्या तुम्हारे पास फाइट करने के अलावा और कोई काम नहीं है, क्या प्लीज तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग अब फाइट क्यों कर रहे हो। तो रैम बुरा होता है, स्क्वाड लीडर आज इस बंदर की बारी है और इसे खाना पकाना है, लेकिन ये कह रहा है कि ये खाना नहीं पकाएगा। तो एनक्रीड बोलता है, रंगना अगर आज तुम्हारी बारी है तो तुम्हें खाना पकाना चाहिए, आखिर तुम इस चीज से मना क्यों कर रहे हो। तो ये बात सुनकर रंगना बुरा होता है, स्क्वाड लीडर मैं तो बस जाने वाला था, लेकिन ये कमीना ही मुझे परेशान कर रहा है, और वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त रैम बोलता है, इस कपड़े को अपने सामने बांध लेना, इससे तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे। लेकिन रंगना काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, इसे अपने पास ही रख, इसमें से अब भी तेरे पसीने की बदबू आ रही है। तो ये बात सुनकर रैम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो उस कपड़े को सूंघ कर देख रहा होता है और वो बुरा होता है, वैसे इसने सही कहा, इसमें से बदबू तो आ रही है, लेकिन ये बदबू इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड बोलता है, इसे सूंघना बंद करो और मुझे बताओ आखिर तुम सभी लोगों से बार बार फाइट क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हो। तो ये बात सुनकर रैम हंसते हुए बुरा होता है, तुम सच में हमारे स्क्वाड लीडर हो, तुम फौरन समझ जाते हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिनों से मैंने कोई भी बैटल नहीं की है जिस वजह से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बुरा होता है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर आओ, हम लोग फाइट करते हैं, लेकिन अब से दूसरे लोगों को परेशान मत करना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैम अपनी कुल्हाड़ी के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं कि एनक्रीड ने इस अटैक को ब्लॉक किया होता है, लेकिन क्योंकि रैम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है इस वजह से एनक्रीड इस अटैक को सही से ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, रैम ने जो मुझे स्किल सिखाई है हार्ट ऑफ द बीस्ट, इसकी वजह से अब मैं पहले जैसा नहीं रहा और रैम से फाइट करते हुए भी मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं अभी भी रैम के जितना पावरफुल नहीं हूँ और इसीलिए रैम से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह रैम ने एक बार फिर से अपनी कुल्हाड़ी के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक को भी ब्लॉक करता है और इसी वक्त वो यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक के साथ रैम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रैम ने बहुत आसानी से इस टेक्निक को डॉज कर लिया होता है और वो आसानी से अपनी कुल्हाड़ी के साथ एनक्रीड की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से एनक्रीड को पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर गिरा देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगा था तुम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हो, लेकिन तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल पहले के जैसा ही है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है, शायद रैम ठीक कर रहा है, मुझे शायद इस चीज को भुला देना चाहिए, क्या मैं वो लूजर नहीं हूँ जो हर वक्त दरख्त के साथ ट्रेनिंग करता रहता था, बल्कि मुझे इस चीज को याद रखना चाहिए कि मैं वो पर्सन हूँ जो हमेशा अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और इसी के साथ एनक्रीड बोलता है, रैम आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। और ये देखकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन काफी ज्यादा वीक है, लेकिन जब भी मैं इसकी इन कातिलाना आंखों को देखता हूँ तो इन आंखों में से मुझे एक अलग ही जोश नजर आता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी के साथ रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है, इस बार मैं और भी ज्यादा तेजी से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तो देखते हैं इस बार तुम मेरी इस अटैक को सही से ब्लॉक भी कर पाते हो या नहीं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इनके टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी टेंट में वापस आगे होते हैं और रैम बुरा होता है, मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं और मुझे उन्हें दोबारा धोना पड़ता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑडिन और रंगना भी मौजूद होते हैं
और ऑडिन तो यहाँ पर अपनी प्रेयर कर रहा होता है। और इस जगह हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीगता हुआ यहाँ पर आ गया होता है और वो बुरा होता है। ये प्लेस सच में मनहूस है। मैं कभी भी अपने डुएल्स को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है। आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है स्क्वायर लीडर? क्या आपको इस बारे में नहीं पता? सभी लोगों का कहना है कि ये बेस कस्ट है, इसी वजह से वॉर में हमेशा इस बेस के बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है ऐसा ही कुछ मुझे वेजिनस ने भी बोला था, लेकिन क्या सच में ये बातें सच है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर ये सब रूमर्स हैं जो लोगों ने फैलाई हैं। जिसके बाद क्रिस अपने बिस्तर पर बैठ गया होता है और वो बुरा होता है। स्क्वायर लीडर, आखिर तुम वहां पर क्यों खड़े हो? तुम भी यहाँ पर आ जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो एनक्रिड बुरा होता है, नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर क्रिस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? तो ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है, मैं अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े रहकर अपने सेंसेस को शार्प कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर रैम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पर असैसिन बनने की तैयारी कर रहे हो। यही से वो यहाँ पर जैक्सन की तरफ देखता है और वो बोलता है ओए जैक्सन, कहीं ये टेक्निक इसे तुमने तो नहीं सिखाई? और वो यहाँ पर जैक्सन के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, क्या तो कोई बेवकूफ है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई स्क्वायर लीडर को इतनी बकवास टेक्निक सिखाने की? मैं तुझे मार डालूंगा। तो जैक्सन बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, ये कोई बेकार टेक्निक नहीं है, ये काफी अच्छी टेक्निक है और बैटलफील्ड में इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। और इन लोगों की बातें सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है ये लोग सच में कभी भी नहीं सुधरने वाले। लेकिन इस वक्त ऑडिन बोलता है स्क्वायर लीडर, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें तुम यहाँ पर टेंट में भी कर सकते हो। ये बात सुनकर रंगना बुरा होता है, ऑडिन मेरे भाई प्लीज बस करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी सभी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टीचिंग को फॉलो करने के बाद हमारा स्क्वायर लीडर भी तुम्हारी तरह एक मसल मैन बन जाए। और इन सभी लोगों की बातें सुनकर रैम सोच रहा होता है मैंने इस चीज को तो नोटिस किया ही नहीं, लेकिन ये सभी लोग स्क्वायर लीडर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने भी इस चीज को महसूस कर लिया है कि हमारा स्क्वायर लीडर एक बार फिर से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका है? लगता है अब इस चीज में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें कंपनी के कमांडर के टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पर मीटिंग हो रही होती है और एक पर्सन बुरा होता है, बहुत ही जल्द विंटर स्टार्ट होने वाला है और वार क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमें बहुत जल्द एक स्काउटिंग टीम को भेजना होगा। और स्काउटिंग टीम के लिए मैंने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनमें एक मेंबर अभी भी कम है। तो क्या तुम में से कोई पर्सन किसी स्क्वाड मेंबर को सजेस्ट करना चाहता है? तेवा सुनकर वो फेरी बोलती है मेरे ख्याल से 444th स्क्वाड का टीम लीडर, हमें उस पर्सन को स्काउटिंग के लिए भेजना चाहिए। तेवा सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, जहाँ तक मुझे उस पर्सन के बारे में पता है वो सिर्फ एक यूजलेस पर्सन है, तो आखिर आप उसे क्यों भेजना चाहती हो? तेवा सुनकर वो फेरी बोल रही होती है मुझे लगता है शायद तुम ये बात भूल रहे हो, वॉर के अंदर कभी भी कोई वीक पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता, और अगर अभी तक वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है तो इसका मतलब यही है कोई इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनकिड उस कंपनी के कमांडर के सामने खड़ा होता है और वो बुरा होता है मैम मेरी स्क्वाड रैंकिंग में सबसे ज्यादा लो है, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे स्काउटिंग के लिए जाना चाहिए? तो ये बात सुनकर वो कंपनी लीडर बोलती है इस चीज का फैसला मैंने किया है, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो एनकिड बोलता है नहीं मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनकिड के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस बुरा होता है स्क्वाड लीडर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी कंपनी के कमांडर ने तुम्हें चूज क्यों किया है, कहीं वो तुम्हें किल तो नहीं करना चाहती? क्योंकि स्काउटिंग का ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा डेंजरस है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि ये कंपनी के कमांडर का ऑर्डर है तो मुझे स्काउटिंग पर जाना ही होगा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर कंपनी के कमांडर को मुझे मारना होता तो वो मुझे उस वक्त ही मार देती जब उसे एविडेंस को मिटाना था, लेकिन क्रैंग ने क्योंकि उसे इस चीज से मना कर दिया था तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेगी, इसलिए शायद अब मुझे इस चीज के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त रैम बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह पर मैं जा सकता हूँ, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तेवा सुनकर एनकिड बुरा होता है इडियट, तुम्हारी रेप्यूटेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हें कभी भी किसी इतने इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजेंगे? तेवा सुनकर रैम बुरा होता है वैसे बात तो तुम्हारी ये भी ठीक है, लेकिन इससे बाद हमें यहाँ पर ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि एनकिड के लिए प्रेयर कर रहा होता है और वो बुरा होता है ऊपर वाले हमारे स्क्वाड लीडर को प्रोटेक्ट करना और उसे जिंदा और सही सलामत वापस ले आना। तो ये बात सुनकर एनकिड सोच रहा होता है इन लोगों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी स्काउटिंग मिशन पर नहीं बल्कि एक डेथ मिशन पर जा रहा हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं आने वाला। लेकिन इस वक्त यहाँ पर रंगना खड़ा होता है और वो बोलता है स्क्वाड लीडर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह पर इस स्काउटिंग मिशन के लिए जा सकता हूँ। तो ये बात सुनकर एनकिड बुरा होता है नहीं तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, क्या तुम
भूल गए कल तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ रैम को मारने वाले थे। तो ये बात सुनकर किस बुरा होता है। स्क्वाड लीडर शायद आपने सही कहा, कोई भी जा सकता है लेकिन रंगना तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन लोगों की बातें सुनकर रंगना तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। स्क्वाड लीडर, मुझे पता चला है कि तुम लोग जिस जगह पर स्काउटिंग के लिए जा रहे हो वो टाल ग्रास है, तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है। तुम वहाँ पर अपने सेंसेस को काफी ज्यादा शार्प कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना तुम्हें टॉल ग्रास के अंदर हर एक छोटी मूवमेंट को नोटिस करना है। लेकिन रैम को जैक्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर बोल रहा होता है, भाई कमीने, तू तो अपनी बकवास बंद कर। मैंने बोला है ना, तो आज के बाद स्क्वाड लीडर को कोई भी उल्टी पुल्टी टेक्निक नहीं सिखाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है, जब मैं यहाँ पर नहीं होता ये हमेशा ही फाइट करते रहते हैं, जिससे दूसरे स्क्वाड के मेंबर्स को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन मुझे इस मिशन पर जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर मैं अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। और इसी के साथ एनक्रिड हमें बताता है, जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था सभी मेंबर्स की छोटी छोटी स्क्वाड्स बनाई जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी पर्सन मुझे अपनी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि उस वक्त मैं काफी ज्यादा वीक था। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि अभी कुछ लोग रह चुके हैं जिन्हें किसी ने भी अभी अपने स्क्वाड में ज्वाइन नहीं किया है, और पता नहीं कैसे लेकिन मैं इन लोगों का स्क्वाड लीडर बन गया। लेकिन अगर सच बताऊं तो ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त हम देखते हैं कि रैम और जैक्सन दोनों ही अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इस वक्त एनक्रिड इन दोनों के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही रुक गए होते हैं। जिसका बाद एनक्रिड रैम से बोलता है, क्या तुम लोग ही बच्चों की तरह फाइट करना बंद करोगे? मैं नहीं चाहता कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम लोगों की कोई भी कंप्लेन मिले। तो ये बात सुनकर रैम बोरा होता है, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन इस तरह की बेवकूफी मत किया करो। अगर मैंने गलती से अपनी कुल्हाड़ी को चला दिया होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन इसी के साथ जैक्सन बोरा होता है, स्क्वाड लीडर, अच्छा हुआ तुम दरमियान में आ गए, वरना सच में मैं अपने डैगर को इसके चेस्ट में स्टैब करने वाला था। और इसी के साथ एनक्रिड बता रहा होता है, जब मैंने इस स्क्वाड को ज्वाइन किया था उसके बाद मुझे पता चला कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और कोई भी पर्सन इन्हें अपने स्क्वाड में ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इन लोगों को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जल्द से जल्द मुझे भी खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रिड कुछ लोगों के साथ स्काउटिंग मिशन के लिए निकल चुका होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, यहाँ पर टोटल 7 पीपल्स हैं और ये सभी अपनी स्क्वाड्स के लीडर्स हैं और इन सभी की रैंक हमारी स्क्वाड से काफी ज्यादा हाई है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आखिर इन लोगों के दरमियान में मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन एनक्रिड से बोलता है, ओए मेरी बात सुन, मैंने सुना है कि तू 444 स्क्वाड का लीडर है और उस स्क्वाड की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो लोग हमेशा ही फाइट करते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। अगर तुम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो और अगर तुम फाइट भी करना चाहो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात को याद रखो कि मुझे मिशन के दौरान में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम एंड्रियो है जो कि इस वक्त टेम्पोररी तौर पर स्काउटिंग टीम का लीडर है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्सन बुरा होता है, सर आपको क्या सच में लगता है कि इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि ये आपको चैलेंज करेगा? मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा वीक है और ये यहाँ पर अभी तक सिर्फ इसीलिए सर्वाइव कर पाया है क्योंकि इसके स्क्वाड के मेंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात सुनकर वो स्क्वाड लीडर भी हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे सच में नहीं पता आखिर इस जैसे ट्रैश हमारी कंपनी में कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे बोल दिया है कि अगर इसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। लेकिन शायद इसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। और इस वक्त वो लीडर काफी ऊंची आवाज में सभी लोगों से बोलता है, दोस्तों सभी लोग मेरी बात सुनो, हमारा मिशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमें स्काउटिंग के दौरान जो भी एनिमी मिलेगा हमें उन सभी को किल कर देना है और हमें बस उसके लीडर को पकड़ लेना है। जिसके बाद उससे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे हम हमारी कंपनी में सबमिट करवा देंगे। और इस पर्सन की बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है, इस पर्सन ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है ये सुनने में तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि हमारा ये मिशन इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हें किसी जानवर के पैर के निशान नजर आए होते हैं, जिन्हें देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ये निशान किसी जानवर के हैं, मुझे लगता है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो आज की रात हम काफी अच्छा डिनर कर सकते हैं। तो इस पर्सन की बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पर आए हैं, लेकिन इस पर्सन को आज के रात के डिनर की फिक्र है। लेकिन इस वक्त एनक्रिड के पास कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, ये लीडर सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, ये जानता भी नहीं है कि ये कौन सा जानवर है और इसे लग रहा है कि हम आज रात अच्छा डिनर कर पाएंगे। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि एनक्रिड उसी की तरफ देख रहा है, तो इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, ब्रदर मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं बहुत टाइम पहले माउंटेन्स में हंटिंग किया करता था, इसलिए मुझे पता है कि वो जानवर जिसकी हमारे लीडर बात कर रहा है वो अभी तक हमसे बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया होगा और अगर हम भाग कर भी जाते हैं तो हम तब भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये हेनरी है जो कि एक बहुत ही अच्छा आर्चर है। जिसके बाद एनक्रिड हमें बता रहा होता है, हेनरी एक काफी अच्छा पर्सन है और उसने मुझे अपने बारे में
हमें काफी चीजें बताई हैं, जैसे कि वो एक काफी अच्छा आर्चर है और वो माउंटेन्स में हंटिंग किया करता था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे इस कंपनी को ज्वाइन करके वार में हिस्सा लेना पड़ा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस स्क्वाड लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। शिट, मुझे लगा था हम उस जानवर को पकड़ लेंगे, लेकिन वो जानवर तो शायद बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया है। शायद मुझे उस जानवर के बारे में भूल जाना चाहिए। मुझे इस टीम का लीडर इसलिए बनाया गया है ताकि मैं कंपनी को सही रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मुझे अब सिर्फ मिशन के ऊपर ही ध्यान देना होगा। और इस पर्सन की सभी बातों का एनक्रिड सुन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग उस टाल ग्रास के पास पहुंच चुके होते हैं और एंड्रियो बोरा होता है। ये ग्रास सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसका नाम भी टाल ग्रास रखा गया है। लेकिन क्या सच में इस टाल ग्रास के अंदर हमारे एनिमी छुपे हुए हैं? ये तो अब चेक करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद एंड्रियो सभी लोगों को जोश दिलाते हुए बोलता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर वो सच है तो इस ग्रास के अंदर हमारे एनिमीज मौजूद है। हमें बस उन्हें पकड़ना है और उन्हें किल करने के बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन को कंपनी को सबमिट करना है, जिसके बाद हमें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर दूसरे लोग जोश में आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, लीडर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन इसी तरह हेनरी बोरा होता है, ये ग्रास सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है और एनिमी हमारे ऊपर कब अटैक कर दे हमें इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। क्या हमें सच में इस ग्रास के अंदर जाना चाहिए? तो वह सुनकर एनक्रिड बोरा होता है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लीडर का ऑर्डर है और हमें इन ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद ये सभी लोग इस ग्रास के अंदर एंटर हो चुके होते हैं और वो चलते हुए इस ग्रास के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है, एंड्रियो इस वक्त फ्रंट पर चल रहा है और वो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा। ये पर्सन सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है क्योंकि वो अपने इस मिशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन इस वक्त हेनरी एनक्रिड से बोल रहा होता है, एनक्रिड इस वक्त मुझे एक चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? ये टाल ग्रास जानवरों के लिए एक बहुत ही अच्छा चारा है, लेकिन यहाँ पर हमने आसपास किसी भी जानवर को नहीं देखा है। आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है? कहीं ऐसा नहीं कि इस टाल ग्रास के अंदर कोई खतरनाक जानवर मौजूद है जिसके डर की वजह से यहाँ पर कोई भी जानवर मौजूद नहीं है? लेकिन इस वक्त एनक्रिड को कुछ महसूस होता है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि एनक्रिड के पास से एक लेपर्ड बहुत ही तेजी से भागता हुआ आगे से निकल जाता है और इस चीज की वजह से एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से भागकर एंड्रियो को जमीन पर बिठा देता है और वो चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग जल्दी नीचे झुक जाओ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी ने इनके ऊपर तीरों के साथ अटैक किया होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी स्क्वाड के मेंबर्स में दो लोगों के सर पर तीर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी यहीं पर डेथ हो गई होती है। और ये देखकर एंड्रियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस टाल ग्रास से निकलने के लिए बहुत ही तेजी से वापस भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर इन सभी मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद इन सभी मेंबर्स को किल कर दिया होता है। लेकिन एनक्रिड अब भी बिल्कुल ठीक होता है और वो बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस ग्रास के अंदर बहुत ही ज्यादा एनिमीज मौजूद होते हैं जिन्होंने एनक्रिड को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन एरो के साथ एनक्रिड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रिड ने इस चीज को पहले ही सेंस कर लिया होता है और वो बहुत ही आसानी से इस एरो को डॉज कर लेता है। लेकिन इसी वक्त एनक्रिड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रिड की तरफ एक ही साथ बहुत ही ज्यादा एरोज आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर एनक्रिड सोच रहा होता है, मैं भले कुछ एरोज को डॉज कर सकता हूँ लेकिन आखिर मैं इतने ज्यादा एरोज को एक साथ डॉज कैसे करूं। और इस वक्त हम देखते हैं कि ये सभी एरोज एनक्रिड के बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनक्रिड की यहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रियो बोल रहा होता है, क्या कहा तुमने? तुम ये चाहते हो कि हम इस ग्रास के अंदर ना जाएं क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? बस वैसा करो जैसे मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं। और ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है और मुझे भी इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग दोबारा से उस ग्रास के अंदर आ चुके होते हैं और एनक्रिड हमें बता रहा होता है, मैंने इस बार ग्रास में से दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की लेकिन वहां पर भी काफी ज्यादा एनिमीज मौजूद थे और उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे किल कर दिया। जिसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने एक और रास्ते को चूज किया, लेकिन वहां पर भी काफी ज्यादा क्रॉसबो मैन मौजूद थे और उन सभी ने मेरे ऊपर एरोस के साथ अटैक कर दिया और मैं एक बार फिर से मारा गया। लेकिन क्योंकि मैं बार बार रिवाइव हो सकता हूँ तो मैं इस डे को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा रास्तों को चेक कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हर तरफ ही बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मौजूद है, जिनमें से कुछ के पास तो क्रॉसबो मौजूद है जबकि कुछ के पास स्पेयर्स मौजूद है, इसलिए यहाँ से वापस भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनग्रिड काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बुरे होते हैं। सभी लोग फैल जाओ और देखो यहाँ पर और लोग भी मौजूद होंगे, तुम्हें जो भी सोल्जर मिलता है उन सभी को किल कर दो। और एनग्रिड सोच रहा होता है, मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ और मेरी जल्दी ही डेथ हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इन्होंने यहाँ पर छुपाया क्या हुआ है जिससे ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
और इसी वक्त एनक्रिड देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैग मौजूद होता है और इसे देखकर एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग इस फ्लैग को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक सोल्जर आ चुका होता है जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ एनक्रिड को किल कर देता है, जिसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रियो इन सभी लोगों को जोश दिलाते हुए बोल रहा होता है कि हमें एनिमी को पकड़ना है जिसके बाद हमें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है मैंने इस जगह पर भागने वाले सभी रास्तों को चेक कर लिया है लेकिन मैं कहीं से भी नहीं भाग पाया क्योंकि एनिमीज हर तरफ फैले हुए हैं। लेकिन अगर किसी तरह से मैं यहाँ से भागने में कामयाब भी हो गया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए शायद अब बस एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे इस वॉल को ब्रेक करना ही होगा। और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन एनक्रिड अभी भी यहीं पर खड़ा होता है। तो ये देखकर एंड्रियो चिल्लाकर बोलता है ओए कचरे, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और तुम्हें मुझे फॉलो करना है? जिसके बाद हमें यहाँ पर एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एनक्रिड से बोल रहा होता है लड़के, मैं जानता हूँ तुम्हें हमारे लीडर पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इस वक्त टेम्पोररी तौर पर हमारा लीडर है और हमें उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। लेकिन इस साथ एनक्रिड से बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो लेकिन हर इंसान के बचपने की भी एक हद होती है और ये इंसान कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। और ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? लेकिन इसी वक्त एनक्रिड उस पीछे कर देता है और वो बुरा होता है मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने वाला। और इसी वक्त हम देखते कि एंड्रियो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम्हारी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? तो ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है अगर मैं अकेला यहाँ पर फाइट करता हूँ तो मैं कुछ ही लोगों को किल कर पाऊंगा लेकिन अगर मैं इन लोगों को अपने साथ मिला लेता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हम सभी एक साथ सर्वाइव कर पाएंगे। और इसी के साथ एंड्रियो बोलता है तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि अब से सभी को मैं कमांड करूंगा। तो ये बात सुनकर एंड्रियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे जैसे कचरे को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? लेकिन इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है एंड्रियो काफी ज्यादा स्किल्ड है क्योंकि इस ग्रास के अंदर यही वो पर्सन है जो काफी देर तक सरवाइव कर पा रहा है। जिसके बाद हेनरी, इसका निशाना सच में काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन क्योंकि हेनरी क्लोज कॉम्बैट नहीं कर पाता इस वजह से उसकी भी जल्दी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन ये सोल्जर है और शायद ये सोल्जर एंड्रियो का पर्सनल गार्ड है और क्योंकि कंप्लीट टाइम में ये एंड्रियो को ही प्रोटेक्ट करता रहता है तो इस वजह से इसकी भी जल्दी ही डेथ हो जाती है। जिसके बाद एंड्रियो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है तुम एक लो रैंक के लीडर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, चलो देखते हैं कि क्या सिर्फ तुम बातें करना ही जानते हो या तुम फाइट भी कर सकते हो। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है इतने टाइम में मैं ये चीज तो समझ चुका हूँ कि एंड्रियो एक बहुत ही प्राइडफुल पर्सन है, यानी कि ये पर्सन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि इसे आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन ये यहाँ पर वॉर में रिस्पेक्ट हासिल करके अपनी फैमिली को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। जिसका बाद एंड्रियो बोल रहा होता है आखिर तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, चलो अपनी स्वॉर्ड निकालो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहते हो कि हम सभी तुम्हें फॉलो करें लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे क्योंकि मैं कोई तुम्हारे जैसा कचरा नहीं हूँ। ऐसे ही साथ वो यहाँ पर काफी ऊंची आवाज में बोलता है मेरी लाइफ में एक मिशन है और वो मिशन ये है। लेकिन इस वक्त एनक्रिड बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, चलो आ जाओ, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर एंड्रियो एनक्रिड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बोला होता है तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे कि तुमने टाइम पर अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाली। लेकिन इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है अगर मैं इस पर्सन को अपनी स्वॉर्ड के साथ हराता हूँ तो ये लोग मेरी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए इसे बिना स्वॉर्ड के ही हराना होगा। और इस वक्त एंड्रियो अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रिड के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इस वक्त एनक्रिड अपनी एल्बो से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस वक्त वो एंड्रियो की चेस्ट में एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और क्योंकि एनक्रिड का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो इस अटैक की वजह से एंड्रियो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हेनरी बोल रहा होता है व्हाट, आखिर इसने ये कैसे किया? इसने सिर्फ अपने एक अटैक में ही एंड्रियो को हरा दिया। और हम देखते कि यहाँ पर सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं लेकिन एनक्रिड बोलता है अब से इस स्क्वाड का लीडर मैं हूँ और तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, लेकिन अगर तुम में से किसी को भी इस चीज में प्रॉब्लम है तो वो पर्सन मुझे चैलेंज कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल खामोश होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और ये देखकर एनक्रिड सोच रहा होता है मैंने इन लोगों को ये प्रूव कर दिया है कि मैं इनका लीडर बनने के काबिल हूँ, इसलिए अब ये लोग भी बिना किसी कंप्लेन के मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग इस ग्रास के अंदर एंटर हो चुके होते हैं लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है ये पर्सन जितना लगता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो मैं सोचूं कि इसने अभी तक अपने स्क्वाड के मेंबर्स को कैसे संभाला हुआ है। लेकिन इसी बात एनक्रिड बोलता है
हेनरी, क्या तुम्हारा कोई सपना है? तो ये बात सुनकर हेनरी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। वेल हाँ, मेरा एक सपना तो है और वो ये है कि मैं वॉर से वापस जाने के बाद किसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी करूंगा और मैं अपनी एक फ्लावर शॉप भी खोलना चाहता हूँ। तो एनक्रिड बुरा होता है, ये सब करने के लिए तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना होगा, तभी तुम अपने इस सपने को कंप्लीट कर पाओगे। जिसका बाद एनक्रिड यहाँ पर दूसरे पर्सन से बोलता है, तुम्हारा क्या सपना है? तो वह पर्सन बोलता है, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी वाइफ को बेटा हुआ है, लेकिन इस जगह पर होने की वजह से मैं वहां पर नहीं जा पाया। तो वॉर खत्म होने के बाद मैं सबसे पहले अपनी वाइफ के पास ही जाऊंगा। जिसके बाद एनक्रिड यहाँ पर मुझे दो और लोगों से पूछता है, तुम लोगों का सपना क्या है? तो एक पर्सन बुरा होता है, मैं वापस जाकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। जबकि दूसरा पर्सन बुरा होता है, मैं तो बस यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, मुझे और किसी भी चीज की परवाह नहीं है। इसके बाद एनक्रिड एंड्रियो से बोलता है, एंड्रियो तुम्हारा सपना क्या है? तो ये बात सुनकर एंड्रियो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मेरा सपना मेरा मिशन है और मेरा मिशन ये है कि मुझे मेरी फैमिली को एक बार फिर से रिवाइव करना है और वो रिस्पेक्ट हासिल करनी है जो मेरी फैमिली के पास पहले थी। तो ये बात सुनकर एनक्रिड यहीं पर रुक जाता है और वो सभी लोगों से बोलता है, तुम सभी लोगों का सपना चाहे जो भी हो, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक चीज करना जरूरी है और वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। इसलिए हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर फाइट करनी होगी ताकि हम सभी लोग अपने सपनों को कंप्लीट कर पाए। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एंड्रियो सोच रहा होता है, इस पर्सन ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, अगर हमें अपने सपनों को कंप्लीट करना है तो उसके लिए पहले हमें सर्वाइव करना होगा और फिर ही हम अपने सपनों को कंप्लीट कर पाएंगे। जिसके बाद एनक्रिड हेनरी से बोलता है, हेनरी अपने साइज के मुताबिक सामने मौजूद ग्रास के ऊपर एक एरो को शूट करो। तो ये बात सुनकर हेनरी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, एनक्रिड आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बोलता है, मुझे अपने वर्ड्स को दोहराने की आदत नहीं है, तो जैसा मैंने बोला है बस वैसा करो। तो ये बात सुनकर हेनरी फौरन से एक एरो को उस साइड पर शूट कर देता है और हमें दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एनिमीज के सोल्जर्स मौजूद होते हैं, तो ये एरो सीधा एक सोल्जर के सर में आके लगा होता है जिससे वो यहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर हेनरी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त एनक्रिड एंड्रियो से बोलता है, एंड्रियो मुझे फॉलो करो, हम लोग हमारे एनिमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर एंड्रियो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, यकीन नहीं हो रहा, अब मुझे इस पर्सन को फॉलो भी करना पड़ेगा। और हम देखते कि यहाँ पर जो सोल्जर्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर एनक्रिड ने अटैक कर दिया होता है और इस तरह वो एक सोल्जर को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करके यहीं पे किल कर देता है। और इसी के साथ एनक्रिड बुरा होता है, इस जगह पर सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे पहले कि तुम्हारे एनिमी तुम्हारे ऊपर अटैक करे तुम उन्हें खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन है कौन और ये अचानक कहाँ से आ गया। लेकिन इस वक्त एंड्रियो अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन को किल कर देता है। लेकिन इस वक्त एक पर्सन अपने स्पेयर के साथ एंड्रियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एंड्रियो का गार्ड आ गया होता है जो कि उस पर्सन को किल कर देता है। और ये देखकर एनक्रिड सोच रहा होता है, मैं जानता था मैं इस पर्सन को खुद को फॉलो करने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर एंड्रियो मुझे फॉलो करेगा तो इस पर्सन को भी मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए अब हमारे यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सभी लोगों को इन्फॉर्म करो हमारे ऊपर एनिमी ने अटैक किया है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एनक्रिड के सभी टीम मेंबर्स आ चुके होते हैं और एनक्रिड इन सभी से बोलता है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। और हम देखते हैं कि इन सभी लोगों ने एक साथ यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो इन सभी को किल कर देते हैं। और इसी के साथ एनक्रिड हमें बता रहा होता है, मैं इस डे को बार बार रिपीट कर रहा था जिसकी वजह से मुझे एक अनोखी चीज पता चली थी, इस ग्रास के अंदर जो बीस्ट मौजूद है यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे थे। यही रीजन है कि ये सभी सोल्जर्स अपने मेन पॉइंट से इस ग्रास के अंदर फैले हुए हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बीस्ट इस सोल्जर के पास से होता हुआ भाग रहा होता है, लेकिन इससे होता हुआ सोल्जर अपने स्पेयर के साथ इस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कोई इस बीस्ट को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर एनक्रिड आ चुका होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से इस पर्सन को किल कर देता है। और इस बीस्ट को देखते हुए एनक्रिड सोच रहा होता है, इस बीस्ट की वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है क्योंकि सभी सोल्जर्स इस वक्त ग्रास के अंदर फैले हुए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता सभी सोल्जर्स को किल कर सकते हैं। लेकिन आखिर इस जैसा बीस्ट इस इलाके में क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह के बीस्ट को पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। लेकिन इस बीस्ट के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे दूसरे सोल्जर्स को किल करना होगा। जिसका वजह हेनरी बोल रहा होता है, लीडर हमने यहाँ पर सभी लोगों को किल कर दिया है, आपका नेक्स्ट ऑर्डर क्या है? तो एनक्रिड बोल रहा होता है, अभी के लिए हमें सीधा आगे बढ़ना होगा और तुम्हें जो भी सोल्जर नजर आए उसे फौरन किल कर देना। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर वो जो बीस्ट मौजूद होता है वो अभी भी एनक्रिड के पीछे आ रहा होता है। जिसके बाद एनक्रिड इन सभी टीम मेंबर्स के साथ इस ग्रास में आगे बढ़ता जा रहा होता है और वो बुरा होता है।
इस डे को बार बार रिपीट करने की वजह से मुझे काफी हद तक पता है कि कौन से सोल्जर्स किस जगह पर मौजूद हैं, इसलिए उन्हें किल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर जो कि ग्रास में पहरा दे रहा होता है, एनकिड बहुत ही तेजी से इस पर्सन की गर्दन को काट देता है, जिसके बाद एनकिड भागते हुए सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग यहाँ से राइट मुड़ जाओ, हम सीधे आगे नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर वो गार्ड बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हमें यहाँ से सीधा चलना चाहिए, आखिर तुम इस तरफ क्यों मुड़ रहे हो। तो एनकिड बोल रहा होता है, जैसा मैंने बोला है बस वैसा करो। और इसी के साथ एनकिड हमें बता रहा होता है, यहाँ से सामने की तरफ 30 पीपल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों में क्रॉसबो पकड़े हुए हैं, और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो सभी हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक करेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स को किल कर दिया होता है, और एनडीओ भी यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर एनडीओ के गार्ड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, एनडीओ इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुका है, अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। लेकिन इस वक्त एनकिड बोलता है, रुकने की जरूरत नहीं है, अभी हमें और भी ज्यादा आगे जाना है। तो ये बात सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन एनकिड बोलता है, अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो जैसा मैंने बोला है बस वैसे करो। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि एंड्रयू और हेनरी अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और हेनरी चिल्लाकर बोलता है, गाइस क्या तुम लोग पागल हो गए हो, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो गार्ड होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को एनकिड की गर्दन पर रख दिया होता है, और वो गार्ड बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम हमारे सचमुच के लीडर हो, लेकिन तुम ये भूलो मत, तुम यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पोररी लीडर हो, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन यहाँ से आगे हम अपना रास्ता खुद तलाश करेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक क्रेजी पर्सन हो जो यहाँ पर मरना चाहता है। तो ये बात सुनकर एनकिड बोल रहा होता है, शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आई है, अब वापस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, और अगर अब हमने यहाँ पर अपनी पीठ मोड़ी तो वो लोग कब हमारी पीठ पर स्टेप करेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात सुनकर वो गार्ड बोल रहा होता है, यानी कि तुम यहाँ पर साफ ये कहना चाहते हो कि हमारे पास अब सिर्फ तुम्हें फॉलो करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये बात सुनकर एनकिड इस गार्ड की स्वॉर्ड को अपने हाथ से दूर कर देता है, और वो बुरा होता है, ओए मेरी बात गौर से सुन, मैं भी यहाँ पर सरवाइव ही करना चाहता हूँ, और सरवाइव करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम लोग जा सकते हो। और एनकिड की बातें सुनकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है, मैं अपने फादर को हमेशा से अपना हीरो मानता था, लेकिन जब हमारी फैमिली ने डाउनफॉल का सामना किया था तो वो बिल्कुल टूट गए, और उन्होंने बस शराब को अपना साथी बना लिया। लेकिन उस वक्त एक पर्सन था जिसने मुझे हिम्मत दी थी, और हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू की मदर बोल रही होती है, मेरे बेटे मैं जानती हूँ हमारी फैमिली बिल्कुल खत्म हो गई है और तुम इस फैमिली के एक अकेले वारिस हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो रिस्पेक्ट जो हमारी फैमिली के पास थी तुम उसे एक बार फिर से हासिल करो, और तुम हमारी इस फैमिली को दोबारा से रिबिल्ड करो, मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर सकते हो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनकिड इन सभी लोगों से बोल रहा होता है, मुझ पर भरोसा करो, हम लोग यहाँ पर सरवाइव जरूर करेंगे। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एंड्रयू सामने आता है और वो बोलता है, लीडर मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारी हर एक कमांड को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। तो वह सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है, सर एंड्रयू आखिर आप ये क्या कह रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एंड्रयू बोल रहा होता है, मैं इस वक्त के लिए तुम्हारा लीडर नहीं हूँ, हमारा लीडर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और अब से हम सभी लोग इसी के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो ये वह सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद एनकिड जमीन पर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, सभी लोग नीचे बैठ जाओ और खामोशी से मुझे फॉलो करते रहो, लेकिन हाँ जब तक मैं कोई सिग्नल ना दूं तुम में से कोई भी पर्सन खड़ा नहीं होगा। जिसके बाद ये सभी लोग एनकिड को फॉलो करते हुए खामोशी से इस ग्रास के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और एनकिड हमें बता रहा होता है बहुत ही जल्द सूरज ढलने वाला है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स अपने कैंप की तरफ वापस लौटेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर सभी सोल्जर्स ने अपने तीरों को ऊपर उठा लिया होता है, और ये देखकर एनकिड के टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। इसी के साथ एनकिड हमें बता रहा होता है, हम लोग इस जगह में जिस तरफ भी जाएंगे हमें वहीं पर सोल्जर्स मिलते रहेंगे, इसलिए यहाँ पर बेस्ट तरीका यही है कि हम एक ही जगह पर रुके रहें जब तक सभी सोल्जर्स अपने कैंप में वापस नहीं लौट जाते। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास जो होते हुए काफी ज्यादा सोल्जर्स यहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ एनकिड हमें बता रहा होता है, शाम के वक्त सभी सोल्जर्स अपने कैंप में वापस लौट जाते हैं, और क्योंकि अब शाम हो चुकी है तो ये सभी लोग जल्दी ही इस ग्रास को खाली कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बहुत ही जल्दी इस जगह से जा चुके होते हैं, और एनकिड बोल रहा होता है, यहाँ पर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर हम पहुंच चुके हैं ये प्लेस सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ यहाँ पर एनकिड की टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं,
इतनी देर से क्या हम सब इसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे कि हम अपने दुश्मन के प्लेस पर ही पहुंच जाएं, और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इनके एनिमी के कैंप में पहुंच चुके होते हैं और एनकिड बोल रहा होता है, इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अकेला था, इसलिए मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज पता चली थी, और वो ये थी कि ये लोग यहाँ पर इस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आखिर ये फ्लैग क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज का तो अंदाजा लगा सकता हूँ कि इन्होंने इन जानवरों की हड्डियों को यूज करते हुए कोई रिचुअल किया है, और इस सब का मकसद क्या है, इस सब के बारे में भी शायद हमें जल्दी ही पता चल जाए। जिसके बाद एनकिड बोलता है शायद हमें चलना चाहिए, और हम देखते कि ये सभी सोल्जर्स एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग एक टेंट के पीछे छुपे हुए होते हैं, और वो गार्ड बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ पर इन सभी टेंट में आग लगाना चाहते हो? क्या तुमने सोचा भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो एनकिड बोलता है, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो वो पर्सन बोलता है, मेरा नाम मैक है। तो एनकिड बोलता है, मैक, क्या तुम जानते हो तुम बहुत ही ज्यादा डिसओबीडियंट हो, और तुम्हारे जैसे डिसओबीडियंट पर्सन को हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। और ये बात सुनकर मैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो बुरा होता है, क्या तो जानबूझकर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहा है? तो एंड्रयू बोल रहा होता है, मैक प्लीज खामोश रहो, और ये जैसा कह रहा है इसे वैसे ही फॉलो करते रहो। जिसके बाद एंड्रयू एनकिड के पीछे जा रहा होता है, और मैक सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से हूँ क्योंकि मुझे एंड्रयू को प्रोटेक्ट करना है, और मैं यहाँ से एंड्रयू को किसी भी तरह जिंदा वापस लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस वक्त बादलों की वजह से सभी सितारे छुपे हुए हैं, और मैं यहाँ पर अपने रास्ते को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि एनकिड ने एक टेंट को अपने स्वॉर्ड के साथ काट दिया होता है, और ये देखकर मैक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि ये पागल हो गया है, अगर किसी भी सोल्जर ने हल्की सी भी आवाज कर दी तो हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन जब वो इस टेंट के अंदर आते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं होता, और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम इतनी टाइम से इस कैंप पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हम किसी भी सोल्जर के साथ नहीं टकराए, और इस पर्सन को ये भी पता है कि हमें किस टेंट में से होकर गुजरना है। क्या ये सच में कोई क्रेजी पर्सन है, या फिर इसका एक्सपीरियंस हमसे भी ज्यादा है? और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग भागते हुए इन फ्लैग्स के काफी ज्यादा करीब आगे होते हैं, लेकिन एनकिड इन्हें यहीं पर रोक देता है, और वो बोलता है हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। जिसके बाद एनकिड सोच रहा होता है, मैंने इस फ्लैग तक पहुंचने की पहले भी कोशिश की थी, लेकिन जब भी मैं इस फ्लैग के पास पहुंचता हूँ बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स अचानक से आकर मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं, और मैं एक बार भी इस फ्लैग को टच तक नहीं कर पाया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग इस फ्लैग को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? जिसके बाद एनकिड इन लोगों से बोल रहा होता है, ये लोग यहाँ पर इस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादातर गार्ड्स यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन आखिर इस फ्लैग में ऐसा क्या खास है जो ये लोग इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो ये बात सुनकर मैक्स सोच रहा होता है कि इस पर्सन को पहले से ही पता था कि इस जगह पर एक फ्लैग मौजूद है और सभी सोल्जर्स इस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आखिर इसे इस बारे में कैसे पता था? लेकिन इसी वक्त अचानक उसे कुछ याद आता है, और वो सोच रहा होता है, हमें बताया गया था कि हमारी टीम में जो न्यू पर्सन ऐड हो रहा है उस पर्सन को कंपनी की कमांडर ने सजेस्ट किया है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कमांडर ने इसके साथ काफी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया हो जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया? शायद यही रीजन है कि इस पर्सन ने अचानक से कमांड्स को अपने हाथ में ले लिया। क्या इसका मतलब ये है कि ये पर्सन हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? जिसके बाद एनकिड बोलता है, हम सभी को दो ग्रुप्स में बंटना होगा, एक ग्रुप चारे का काम करेगा जबकि दूसरा ग्रुप इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन चारा बनने में ज्यादा रिस्क है, तो तुम लोग सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो मैक बोलता है, मैं चारा बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर एनकिड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है ये इतने टाइम से सिर्फ कंप्लेन ही कर रहा था, लेकिन ये अचानक से काफी ज्यादा ओबीडियंट हो गया है, और अगर यहाँ पर मैक चारे का काम करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेगा। जिसका एनकिड बता रहा होता है, मैंने हम लोगों को दो ग्रुप्स में बांट दिया और मुझे पूरा यकीन है ये डे आज खत्म जरूर होगा। जिसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर किसी ने पत्थर को फेंका होता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैक होता है जो कि भागकर यहाँ से जा रहा होता है। जिसे देखकर वो सोल्जर चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये पर्सन कौन है? सभी लोग इसे पकड़ो, ये शायद कोई जासूस है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स मैक के पीछे लग जाते हैं। जिसके बाद हमें एनकिड को दिखाया जाता है जो कि भागकर यहाँ पर मौजूद एक फायर वाले लैंप को पकड़ लेता है, और वो सोच रहा होता है आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे इस डे को सरवाइव करना है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ एनकिड के ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड के साथ इस फायर लैंप को काट दिया होता है, और इस चीज की वजह से एनकिड काफी ज्यादा शॉक होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है? मैं इस पर्सन की प्रेजेंस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। मैंने जब भी इस बेस के ऊपर अटैक किया था मैंने पहले कभी भी इस पर्सन को नहीं देखा, तो अचानक ये पर्सन कहाँ से अपीयर हो गया? लेकिन इस पर्सन की आंखों में देखकर ही मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसे हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ वो सोल्जर बोल रहा होता है,
कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे आए? लेकिन इसी वक्त एनक्रिड बोलता है, इन लोगों ने सच में काफी ज्यादा देर लगा दी। तो ये बात सुनकर सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो टेंट मौजूद होते हैं इनमें आग लग गई होती है, और इस चीज की वजह से सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है और हमारे टेंट्स के अंदर आग कैसे लग गई। लेकिन इसी वक्त एक सोल्जर चिल्लाकर बोलता है, सर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हमें इन्हें पकड़ना होगा, इन्होंने ही हमारे टेंट्स में आग लगाई है। तो ये बात सुनकर सोल्जर बोलता है, बेवकूफो, उन लोगों को छोड़ो और जल्दी से आग को बुझाओ। तो ये बात सुनकर एंकिट सोच रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था ये लोग हमें पकड़ने पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इनकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि इस आग को बुझाएंगे, और इसलिए ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। और इसी वक्त हम देखते कि एंकिट अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है और वो इस सोल्जर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये अटैक उस सोल्जर को लग पाता, उस सोल्जर बहुत ही तेजी से इस अटैक को देख लेता है और उसने बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉच कर लिया होता है। और इस चीज की वजह से एनक्रिड बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसके पेट के ऊपर एक कट लग गया होता है, जिससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है इस पर्सन ने बस मेरे अटैक को टच किया था, लेकिन आखिर इसने मेरे ऊपर अटैक कब कर दिया। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, कचे क्या तुम्हें सच में लगा था तुम अपने इस कमजोर से अटैक से मुझे हरा पाओगे? और ये बात सुनकर एनकिड सोच रहा होता है, शिट, मैं इस पर्सन को नहीं हरा सकता, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की है और मैं अब तक यहाँ पर मुझे सोल्जर्स के हाथों बहुत ही बार मर चुका हूँ, और मुझे लग रहा था कि एक बार अगर मैंने इन सोल्जर्स को पार कर लिया तो मैं इस वॉल को क्रॉस कर लूंगा। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि रियल वॉल वो सोल्जर्स नहीं बल्कि ये पर्सन है। लेकिन ये पर्सन एक मॉन्स्टर है जिसे मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ नहीं हरा सकता। अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से मारा गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता और मुझे कुछ भी करके इस पर्सन को यहीं पर हराना होगा। लेकिन इसी वक्त हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रिड यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, भले ये जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मैं इससे हरा कर रहूंगा। और इस वक्त वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रिड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन इस वक्त एनक्रिड अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्वॉर्ड से इस पर्सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पर्सन इस अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इस वक्त वो पर्सन इस अटैक के फौरन बाद एक काउंटर अटैक कर देता है, और ये देखकर एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो तेजी से इस अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन इस वक्त वो पर्सन एक बार फिर से एनक्रिड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन एनक्रिड इस अटैक को भी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और वह सोच रहा होता है, ये पर्सन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट्स भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और ये यहाँ पर मुझे अटैक करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। हम लोगों की स्ट्रेंथ में एक बहुत ही बड़ा गैप है, क्या मैं सच में इस पर्सन को हरा पाऊंगा? और इसके बाद एनक्रिड अटैक करके इस पर्सन से पीछे हो गया होता है और वो फौरन से एक डैगर को इस पर्सन के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन वो पर्सन बहुत आसानी से अपने हाथ से ही इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और ये देखकर एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन अपने स्वॉर्ड के साथ एनक्रिड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग चिल्ला रहे होते हैं जो कि बुरे होते हैं, आखिर ये आग इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, आखिर ये हो क्या रहा है? तो कोई पर्सन बोल रहा होता है, यहाँ पर उन सोल्जर्स ने ऑयल को फेंक दिया है जिससे ये आग बढ़ती ही जा रही है, और वो आग इन फ्लैग्स तक पहुंच गई है, अगर हमने इसे जल्दी नहीं बुझाया तो फ्लैग्स यहीं पर जल जाएंगे। और इन लोगों की बात सुनकर उस पर्सन ने एनक्रिड के साथ इस फाइट को यहीं पर रोक दिया होता है। और इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन चिल्लाकर उस सोल्जर से बोलता है, वाइस कमांडर, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त तुम्हें किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए? जल्दी करो और फ्लैग्स को बचाओ, अगर वो फ्लैग्स डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात सुनकर वो पर्सन सोच रहा होता है, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस फ्लैग को बचाना है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर इस पर्सन की आंखों में मेरे लिए कोई भी खौफ क्यों नहीं है, जबकि ये जानता है कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और अगर हमारी फाइट हुई तो मैं इसे किल कर सकता हूँ। और इसके बाद वो पर्सन बोलता है, ओए, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी और उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो सोल्जर यहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है, मुझे लगा था ये पर्सन वो वॉल है जिसे इस बार मुझे डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन क्या इस बार ये पर्सन वो वॉल नहीं है? इसका मतलब कि मैं उस वॉल को पहले ही ब्रेक कर चुका हूँ। और इस वक्त यहाँ पर भागता हुआ एंड्रयू आ गया होता है जो कि चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, आपने जैसा बोला था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये बात सुनकर एनक्रिड उस सोल्जर की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है शायद हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। और इस वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और वो बोलता है, जल्दी करो और सभी लोग निकलो यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एनिमी के सोल्जर्स होते हैं वो सभी इस आग को बुझाने पर ध्यान दे रहे होते हैं और ये सभी लोग बहुत ही तेजी से इस जगह से भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त एनक्रिड देखता है कि वो लोग जो कि चारा बनने के लिए गए थे उनमें से 2 लोग कम है, और ये देखकर एनक्रिड सोच रहा होता है, मैं जानता था जो लोग चारा बनेंगे उनके लिए सर्वाइव करना
करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये सच में नहीं पता था कि यहाँ पर हमारे 2 लोग मारे जाएंगे। और इसी के साथ मैक चिल्लाकर बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, इस वक्त सभी लोग उस आग को बुझाने पर ध्यान दे रहे हैं, यही हमारे लिए सही मौका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो एनक्रीड बोल रहा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, ये भागने के लिए सबसे अच्छा मौका है। लेकिन इस वक्त हेनरी, जिसके हाथ में चोट लगी हुई होती है, उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर भाग नहीं पा रहा होता। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आगे होते हैं जो कि हेनरी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एंड्रियो, एनक्रीड और मैक, ये तीनों ही उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और ये तीनों ही बहुत ही तेजी से इन सोल्जर्स की गर्दनों के ऊपर अटैक करते हैं और इन सोल्जर्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ एनक्रीड चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कोई भी पर्सन नहीं रुकेगा, बस भागते रहो। जिसके बाद ये लोग हेनरी को पकड़कर यहाँ से भाग रहे होते हैं और इसी के साथ हेनरी बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ माउंटेन्स हैं और मुझे लगता है अगर हम उन माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं तो हम वहां से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो ये बात सुनकर हेनरी के साथ वाला पर्सन बोल रहा होता है, हेनरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो रास्ता सेफ होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ये सोल्जर हमें पकड़ ले। तो हेनरी बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मुझे इस तरह के रास्तों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड भी इसके लिए मान जाता है और वो बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, हमें गाइड करो। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भागते हुए माउंटेन्स तक पहुंच गए होते हैं और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है, हम सारी रात से भाग रहे हैं और हेनरी की वजह से हमने बहुत ही आसानी से इस माउंटेन को पार कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि वो सोल्जर्स अब हमारा पीछा कर रहे होंगे और अब हम आसानी से अपनी बेस की तरफ वापस लौट सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अब सूरज भी निकल आया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अब भी भाग रहे होते हैं और इसी के साथ एनक्रीड बोल रहा होता है, हम लोगों ने सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स की, लेकिन फाइनली हम इस चीज में कामयाब हो गए और हम लोगों ने इस बैटल को सर्वाइव कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इनके बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जो कि बाहर ही खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं, आखिर ये लोग कौन है और इन लोगों की इतनी बुरी हालत क्यों हुई पड़ी है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि एंड्रियो और हेनरी ही होते हैं जो कि कह रहे होते हैं, बस मैं और नहीं चल सकता, प्लीज कोई मुझे गोद में उठा ले, मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर यहाँ पर लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा होता है, फाइनली हम अपनी बेस पर वापस लौट ही गए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उसी एनिमी वाली प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन एक वॉरियर से बोल रहा होता है, मुझे लगा था ग्रे डॉग इस मिशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स हमारे सारे मिशन को बर्बाद कर जाएंगे। और हमें इस वॉरियर के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन ग्रे डॉग कंपनी का कमांडर है और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मैंने इस जगह पर अपनी कंपनी के सबसे पावरफुल सोल्जर्स को भेजा हुआ था, यहाँ तक कि यहाँ पर मेरा वाइस कमांडर भी मौजूद था। और इसे वो पर्सन यहाँ पर मौजूद अपने वाइस कमांडर से बोलता है, जिससे तुम्हारी फाइट हुई थी, क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुम भी उसे संभाल नहीं पाए? और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही सोल्जर होता है जिससे एनक्रीड की फाइट हुई थी। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम हुरियर है और ये ग्रे डॉग कंपनी का वॉइस कमांडर है। और वह बुरा होता है, सर इस फायर की वजह से मैं बस डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मैं उसे किल नहीं कर पाया। तो लीडर बुरा होता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो पर्सन लकी था जो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया? तो वो पर्सन बुरा होता है, सर फिक्र मत कीजिए, अगली बार जब उस पर्सन की मुझसे मुलाकात होगी वो उसका आखिरी दिन होगा, क्योंकि उस दिन मैं उसे मार डालूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रीड का सीन दिखाया जाता है जो कि इन्फर्नरी रूम के अंदर मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है, हम इस मिशन को बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट कर पाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो पर्सन जरूर एक वॉल है जिसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि इसका साफ मतलब यही है कि बहुत जल्द वॉर में हम दोनों का सामना होने वाला है और इस सब के लिए मुझे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रैम को दिखाया जाता है जो कि अपने कुल्हाड़ी के साथ खेल रहा होता है और वो सोच रहा होता है, स्काउटिंग का मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्या हमारा स्क्वाड लीडर इस मिशन को सर्वाइव कर पाएगा? जिसके बाद वो उठकर बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है, उन लोगों को गए हुए कुछ दिन हो गए हैं और अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका ये मिशन फेल हो गया है और हमारा स्क्वाड लीडर मर चुका है। जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से अपने सर को खुजा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने उस बेवकूफ को बोला भी था कि मुझे जाने दे, क्योंकि मुझे पता था कि वो इस मिशन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, हमारा स्क्वाड लीडर भले ही वीक था लेकिन वो पर्सन दिल का काफी ज्यादा साफ था और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं उस पर्सन को काफी ज्यादा लाइक करता था। लेकिन इससे रंगना खड़ा हो गया होता है जो कि एक काफी ऊंची जमाई ले रहा होता है। लेकिन इसे वो देखता है कि उसके सामने ही रैम बैठा हुआ होता है। लेकिन इसे रंगना बोलता है, अबे कुत्ते मुझे क्या देख रहा है, जा जाके अपना काम कर। तो रैम उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और वो कह रहा होता है तू भाड़ में जा। तो ये बात सुनकर रंगना भी उसे अपने पैर से मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और इस चीज की वजह से रैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह बुरा होता है, आज तू जरूर मेरे हाथों से मरेगा, क्योंकि आज तुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। तो ये बात सुनकर रंगना ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वह बुरा होता है, बेवकूफ क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे मार पाएगा? जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रीड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ने अपने कमांडर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है और वो कमांडर बोल रही होती है, तुमने उनकी पूरी बेस में आग लगा दी। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है कि तुम लोग
लोग इतने ज्यादा सोल्जर्स में से जिंदा वापस आ गए, आखिर तुमने ये कैसे किया? तो एनक्रिड बोलता है, शायद मैं लकी था। तो ये बात सुनकर वो फेरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, क्या सच में? लेकिन एनक्रिड यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, जिसके बाद वो फेरी बोलती है, ठीक है तुम वापस जा सकते हो, तुमने इस मिशन को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और इसी के साथ वो फेरी सोच रही होती है, मैं जानती थी ये मिशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन सभी लोगों की कमांड को खुद संभाल लेगा और ये हमें इतने अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। जिसके बाद हम एनक्रिड को देखते हैं, जो कि जब उस टेंट में से बाहर आ गया होता है, वो सोच रहा होता है, ये कमांडर सच में काफी ज्यादा अजीब है। क्या इसके लिए इतना काफी नहीं है कि हम वहाँ से जिंदा वापस आ गए हैं, बल्कि इसे तो ये जानना है कि हमने वहाँ पर सर्वाइव कैसे किया। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन एनक्रिड से बोलता है, स्क्वायर लीडर क्या आप तुम ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि एंड्रियो और वो सभी लीडर्स होते हैं जो कि एनक्रिड के साथ मिशन पर गए थे। और एंड्रियो बुरा होता है, स्क्वायर लीडर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की थी, लेकिन अगर तुम हमारी टीम में नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता। तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो ये सुनकर एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो जाते हुए बुरा होता है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग सर्वाइव इसलिए कर पाए थे क्योंकि हम सभी ने मिलकर एफर्ट्स की थी। जिसके बाद एनक्रिड चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त एंड्रियो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखता है और हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर अपने सर को झुकाकर एनक्रिड को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और इस चीज की वजह से एनक्रिड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है, एंड्रियो ने बोला है कि वो लोग मेरी वजह से सर्वाइव कर पाए हैं, लेकिन क्या सच में? हम लोग 7 पीपल्स थे, लेकिन सिर्फ 5 ही वापस लौट पाए हैं। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद मैं उन दोनों को भी बचा सकता था, लेकिन फ्यूचर में इस तरह के बहुत से मिशंस आने वाले हैं और उन सभी के लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा ताकि अगली बार मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। और एनक्रिड इन सभी चीजों को सोचते हुए यहाँ पर चला होता है, लेकिन अचानक उसे बहुत ही जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है, जिनकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन लोग चिल्लाते हुए यहाँ पर बोल रहे होते हैं, ये लोग दोबारा से पागल हो गए हैं, लेकिन आखिर ये लोग आज अपने वेपन्स के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं? क्या ये सच में आज एक दूसरे को किल करना चाहते हैं? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रैम और रंगनाथ दोनों ही अपने वेपन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इस वक्त हम देखते कि रंगनाथ इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ रैम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन रैम भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और इन लोगों को देखकर एनक्रिड काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इन दोनों के साथ बहुत ही बार स्पार की है, लेकिन इन लोगों ने मेरे सामने कभी भी इस तरह के सीरियस फेस नहीं बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे कभी सीरियस लेते ही नहीं है? मुझे खुद को इनसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा ताकि ये लोग मेरे साथ सीरियस होकर फाइट किया करें। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है, ये लोग सच में एनिमल्स हैं, हमने इनके जैसे लोग इस पूरी बेस में कहीं पर भी नहीं देखे, आखिर ये फाइट करते हुए कभी भी थकते क्यों नहीं है? और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि रैम और रंगनाथ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं और इन दोनों ही बहुत तेजी से अपने वेपन्स को एक दूसरे के वेपन्स के साथ टकराया होता है। लेकिन इस वक्त रंगनाथ देखता है कि एनक्रिड यहीं पर खड़ा है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, स्क्वायर लीडर आखिर तुम कब आए और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और इसी के साथ रैम बुरा होता है, वाओ तो हमारा हीरो अपने मिशन से वापस आ गया। और इसी वक्त रैम चिल्लाकर बोलता है, ओए बेवकूफो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? क्या यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तो सभी लोग बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं और रंगना बुरा होता है, तुम्हारे हाथों पर पट्टियां बनी हुई हैं, क्या तुम इंजर्ड हो? तो एनक्रिड बुरा होता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद एनक्रिड रैम से बुरा होता है, रैम रंगना ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, लेकिन तुमने उसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया, आखिर तुमने ये कैसे किया था? तो रैम बुरा होता है, स्क्वायर लीडर तुम्हारे पास क्या कोई और काम नहीं है? तुम अभी वापस आए हो और तुमने इस तरह के बेकार सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। जिसके बाद एनक्रिड रंगना से बोलता है, रंगना तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, क्या तुम उसके बारे में? लेकिन इसी बार रंगना बोलता है, स्क्वायर लीडर क्या सच में? तुम जानते भी हो मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताया है। तो ये सुनकर एनक्रिड बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आखिर तुमने ये अटैक कैसे किया था? तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। तो ये सुनकर रंगना यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, अब ये बताने के लिए मेरा मूड नहीं है, मैं इसके बारे में तुम्हें फिर कभी बता दूंगा। और वो वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और ये देखकर एनक्रिड सोच रहा होता है, रंगना अपने स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताता, क्या इसके पीछे भी कोई सीक्रेट है? जिसके बाद एनक्रिड हमें बता रहा होता है, जब हमने कमांडर को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि टालग्रास के पास बहुत ही ज्यादा एनिमी की फोर्सेस मौजूद है, तो हमें भी यही ऑर्डर्स दिए गए कि हमें अपने इस बेस को उस टालग्रास के पास मूव करना होगा। और फिर कुछ ही टाइम में इस पूरी बेस को इस जगह पर मूव कर दिया गया और अब तकरीबन मेरी सभी इंजरीज हील हो चुकी हैं और शायद अब मैं दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी शर्ट पहनकर यहाँ से जा रहा होता है, तो क्रिस बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर तुम अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो बोल रहा होता है, मैं बस थोड़ी वॉक करके आता हूँ।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर रैम और रंगना भी मौजूद होते हैं और रंगना बोल रहा होता है, ये सच में पागल है, मैं जानता हूँ ये दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए ही जा रहा होगा। तो ये बात सुनकर रंगना भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रंगना सोकर उठ गया होता है, लेकिन वो देखता है कि एनक्रीड यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये देखकर वो सोच रहा होता है कि ये लड़का सच में पागल है, इसकी इंजरीज अभी हील भी नहीं हुई है और ये फिर से इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। जिसके बाद रंगना अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और वो जाकर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो चलता हुआ अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ रंगना हमें बता रहा होता है, मैं बचपन से ही स्वॉर्डमैनशिप में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करूँ तो मैं एक बहुत ही पावरफुल नाइट भी बन सकता हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती हैं। और अगर सच बताऊं तो मेरे पास मेरी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है और मैं यहाँ पर इस वॉर वाली प्लेस पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था और क्योंकि मैं स्वॉर्डमैनशिप में अच्छा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन इस जगह पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ये स्क्वाड लीडर है और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसके पेट में बहुत ही जोर से दर्द होती है जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गया होता है और वह सोच रहा होता है मेरी कमर की इंजरी अभी हील नहीं हुई है तो मुझे अपनी स्वॉर्ड को ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमें रंगना को दिखाया जाता है जो कि एनक्रीड को देखते हुए सोच रहा होता है। एनक्रीड काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो हमेशा ही कहता है कि मैं एक पावरफुल नाइट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो इसे स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक्स भी नहीं पता है और ये स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही ज्यादा बुरा है और अगर ऐसा ही रहा तो ये कभी भी एक नाइट नहीं बन पाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे ट्रेनिंग करता हुआ देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने सपनों को अचीव करने की पावर रखता है। और इस वक्त रंगना एनक्रीड से बोलता है स्क्वाड लीडर आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? तो एनक्रीड बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? जाहिर है मैं ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो रंगना बोलता है और स्ट्रॉन्ग बनकर तुम क्या करोगे? तो एनक्रीड बोलता है तुम जानते हो मेरा सपना क्या है, मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। तो वह सुनकर रंगना बोल रहा होता है जो नाइट होते हैं वो सिर्फ फाइट ही तो करते हैं, उनमें और हम में डिफरेंस क्या है? तो वह सुनकर एनक्रीड बोलता है एक नाइट का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो एक पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक नाइट हमेशा अपनी स्वॉर्ड को अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाता है और इसलिए मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। तो वह सुनकर रंगना बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मैंने कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचा और जब भी मैं इस पर्सन की इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये एक बेवकूफ है जो अपने एक बेकार से सपने को सच करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके सपने को थोड़ा सच करने में इसकी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। और इसी वक्त रंगना बोलता है एनक्रीड क्या तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहते हो? तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और रंगना बोलता है क्या तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोलता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर रंगना काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है इसने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया और ये फौरन से मान गया। लेकिन क्या सच में मैं इससे अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखा पाऊंगा? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ। लेकिन जरा इस पर्सन के चेहरे की तरफ देखो, इसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसे तो इसी चीज का वेट था और मैंने अपने आप को किसी मुश्किल में तो नहीं डाल लिया। लेकिन इसी तरह रंगना बोलता है एनक्रीड अगर तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक्स भी नहीं पता और तुम जिस तरह से फाइट करते हो वो तरीका बिल्कुल खराब है। तो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ इस चीज को याद रखना। जिसके बाद रंगना बोलता है तुम्हारी वो टेक्निक जो तुमने रेंस से सीखी है हार्ट ऑफ द बीस्ट और वो स्टैबिंग टेक्निक जो तुमने कुछ दिनों पहले ही सीखी है, इन दो चीजों को छोड़कर वो चीजें जो तुमने बचपन से लेकर आज तक सीखी हैं इन सभी को भुला दो। ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने सभी चीजों को भुला दिया तो मैं फाइट कैसे करूंगा? तो रंगना बोल रहा होता है तुम जिन टेक्निक्स को यूज करते हो सभी बहुत ही ज्यादा बेकार है और अगर तुम उन्हें ही यूज करते रहे तो तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। इसलिए आज से तुम्हें बस उन चीजों को याद रखना है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मुझे बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और इसी तरह रंगना सोच रहा होता है मुझे यकीन है ये इसके लिए तैयार नहीं होगा और मुझे इसे कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड बोलता है मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या हम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये बात सुनकर रंगना काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है शिट शायद मैं सच में फंस गया। और इसी के साथ वो बोलता है क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? तो एनक्रीड बोलता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो बताओ तुम मुझे सिखाना कब से स्टार्ट करोगे? तो ये बात सुनकर रंगना सोच रहा होता है ये पर्सन सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका रंगना बोल रहा होता है एनक्रीड जो तुम स्वॉर्ड यूज करते हो वो साइज में कुछ ज्यादा ही छोटी है, कुछ देर के लिए मेरी स्वॉर्ड को पकड़ लो और फिर मैं तुम्हें बेसिक्स बताता हूँ। जिसके बाद एनक्रीड रंगना की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें अपनी स्वॉर्ड को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक स्वॉर्ड एक वॉरियर की प्राइड होती है। तो ये बात सुनकर रंगना बोल रहा होता है ये सब चीजें बकवास है, इस पर ध्यान मत दो और जो मैं सिखाने वाला हूँ बस उस पर ध्यान दो। तुम्हें अपने बैलेंस को मेंटेन करना होगा और अपने राइट पैर पर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दो और तुमने इस वक्त स्वॉर्ड को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है, अपने ग्रिप को थोड़ा ढीला करो। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि रंगना ने बहुत ही तेजी से एक स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फौरन से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो बोल रहा होता है
आखिर ये क्या था, तुमने अचानक मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? तो रंगना बोल रहा होता है, मैंने आज से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं सिखाया और मुझे ये भी नहीं पता कि लोगों को सिखाते कैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखाऊंगा तुम्हें उसे खुद ही समझना होगा। और ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है, ये बेवकूफ भी बिल्कुल रैम की ही तरह है, रैम को भी नहीं पता कि लोगों को अपनी टेक्निक्स को सिखाते कैसे हैं। लेकिन इसी के साथ रंगना बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें बोला ना, अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा ढीला करो, अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़ा तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रंगना बार बार एनक्रिड के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एनक्रिड इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी साथ रंगना उसे स्वॉर्ड और उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा चीजें बता रहा होता है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनक्रिड जमीन पर गिरा हुआ होता है और रंगना बोल रहा होता है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैंने बेसिक्स के बारे में तुम्हें काफी ज्यादा चीजें बता दी हैं। लेकिन इसी तरह रंगना सोच रहा होता है, एनक्रिड स्वॉर्डमैनशिप में सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे लगा था मैं इसे आसानी से सिखा पाऊंगा, लेकिन ये चीजों को मास्टर करने में बहुत ही ज्यादा बुरा है कि ये सच में मेरी स्वॉर्डमैनशिप को सीख पाएगा। लेकिन इसके बाद एनक्रिड खड़ा हो जाता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है मैं ये सब कुछ और देर तक कर सकता हूँ, क्या हम एक और राउंड कर सकते हैं? और ये बात सुनकर रंगना काफी ज्यादा हैरान होता है और उसने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो बुरा होता है, चलो ठीक है, जो कुछ भी मैंने सिखाया है तुम्हें उसे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रैम आ गया होता है, जो कि बुरा होता है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम दोनों बेवकूफ कहाँ पर हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे आज एक साथ मिलोगे। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? जल्दी करो, चलकर खाना खाओ और तैयार हो जाओ। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है, तुम आखिर इतने सही तरीके से तैयार क्यों हुए पड़े हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें समनिंग ऑर्डर आ गया है? तो ये बात सुनकर रैम बुरा होता है, तुमने ठीक कहा, वॉर के दोबारा स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है और शायद ये वॉर का आखिरी पहलू होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग वॉर के लिए रेडी हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पूरी आर्मी एक बहुत ही बड़े एरिया में इकट्ठी हो गई होती है और यहाँ पर वो फेरी कमांडर भी मौजूद होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रिड और उसके सभी स्क्वाड के मेंबर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ रंगना सोच रहा होता है, मैंने इससे बोला था कि इसे आज के बाद अपने पुराने मेथड्स को यूज नहीं करना है, लेकिन अगर इसने वॉर में सही से फाइट नहीं की तो ये मर भी सकता है। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रख लेता है और वो सोच रहा होता है, लगता है आज मुझे बेबी सिटिंग का काम करना होगा, क्योंकि मैं इसे इतनी आसानी से मरने तो नहीं दे सकता। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है, सामने वाली आर्मी ने बहुत ही अजीब फॉर्मेशंस को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आखिर इनके पास ये फ्लैग्स कहाँ से आए? और हमें दिखाया जाता है कि सामने वाली आर्मी के पास बहुत ही ज्यादा फ्लैग्स मौजूद होते हैं और हर फ्लैग के साथ कुछ सोल्जर्स मौजूद होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है, चलो इस सब को स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा धुआं क्रिएट होना स्टार्ट हो गया होता है और इस चीज की वजह से वो फेरी कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, क्या इन्होंने यहाँ पर किसी स्पेल को एक्टिवेट किया है? अगर ये सच में एक स्पेल है तो आर्मी के लिए फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हमें आर्मी के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? हमें कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या ये कोई फॉग है? हम कुछ भी साफ देख नहीं पा रहे। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है और ये फॉग अचानक से कहाँ से अपीयर हो गई? इस फॉग की वजह से तो मैं अपने सामने वाले पीपल्स को भी नहीं देख पा रहा। लेकिन इसके बाद एनक्रिड को कुछ महसूस होता है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अचानक से बोरे होते हैं, आखिर ये किस तरह की आवाज थी? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन इसके बाद एनक्रिड चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग अपनी शील्ड्स को ऊपर करो, हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक किया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से बहुत ही ज्यादा एरोस आकर इन सोल्जर्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर उस कमांडर को देखते हैं, जो कि बहुत आसानी से खुद को इन एरोस से बचा लेती है। और इसके बाद वो चिल्लाकर बोलती है, सभी लोग अपनी शील्ड्स को ऊपर करो, हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक हुआ है। और इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने इस स्पेल को एक्टिवेट किया होता है और वो यहाँ पर काफी हंसते हुए बोला होता है, तुम लोगों ने हमारे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन क्या सच में तुम्हें ये लगा था कि हम एक और फ्लैग को क्रिएट नहीं कर सकते? मैंने एक और फ्लैग को क्रिएट कर लिया है और इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा जानवरों के ब्लड का यूज किया है। और यहाँ पर ये जितनी भी फॉग है ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं है, बल्कि ये फॉग तुम सभी लोगों की मौत है। और इसी के साथ वो पर्सन किसी से बोल रहा होता है, तुम पिछली बार फ्लैग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या इस बार तुम इसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वाइस कमांडर होता है, जो कि बुरा होता है, हाँ फिक्र मत करो, मैं इसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है हमारी मुलाकात यहाँ पर दोबारा जरूर होगी, लेकिन इस बार मैं उसे मार डालूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।